ग्लोबल विलेज के रूप में अब दुनिया में रहते हैं, इसलिए इसका असर भारत पर भी दिखाई पड़ रहा है कि अब अपने अस्तित्व की लड़ाई अमेरिका में लड़ रहे हैं। ट्रंप तो अब फंस गए हैं। अब उनको तो समझ में नहीं आ रहा है कि उनका क्या होने वाला है। कि इसका फैसला हो जाना चाहिए, ये फितूर उतरना चाहिए दोनों को कि दुनिया सिर्फ उनके लिए बनी है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर हमें प्रश्न खड़ा करने से पहले आत्मावलोकन करना चाहिए। और यहाँ पे सत्ता विपक्ष का विषय नहीं है, यहाँ पे देश का विषय है और देश के विषय पे राजनीति नहीं की जानी चाहिए। ट्रंप अंदर से फंसे हुए हैं, उनकी पूरी टीम डिस्टर्ब हो गई है। काउंटर इंटेलिजेंस के चीफ ने इस्तीफा दे दिया, आर्मी चीफ को आपने बीच युद्ध में हटा दिया, तमाम और टीम के लोगों को हटा दिया। जेडी वांस से उनके मतभेद हैं, तुलसी गाबार्ड की रिपोर्ट चिंताजनक है उनके लिए। मतलब अभी जो है वो ये काश पटेल को लेके भी तमाम की शायद उनकी भी छुट्टी हो जाएगी। तो ट्रंप साहब समझ नहीं पा रहे निकले कैसे इसमें। सारी जो स्थितियां हैं और उसकी वजह से पूरी दुनिया का जो आर्थिक नुकसान हुआ है, उसके लिए ट्रंप पर और नेतन्याहू पर दुनिया की अदालत में मुकदमा चलना चाहिए। इसके अलावा सारी चीजों पर मैं बता रहा हूं, आप पता कर लें। अब मैं ओमान के विदेश मंत्री का बयान मैंने सुना। पश्चिम एशिया का तनाव अपने चरम पर है। लगभग 35-36 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी ईरान इजराइल का जो संघर्ष है वो पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। और चूंकि हम ग्लोबल विलेज के रूप में अब दुनिया में रहते हैं, इसलिए इसका असर भारत पर भी दिखाई पड़ रहा है। जिस तरीके से तेल की चर्चा हो रही है, जिस तरीके से गैस सिलेंडर की चर्चा हो रही है, निश्चित तौर पर हम उस विवाद से अछूते नहीं रह सकते और ना ही रह पा रहे। जिस तरीके से ईरान ने लगभग 36 दिनों में ट्रंप को या अमेरिका को एक चुनौती के तौर पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, क्या ये समझें कि वाकई में ट्रंप की जो रणनीति थी खासतौर से ईरान को लेकर वो फेल नजर आती है? क्या वाकई में ईरान के आगे अब ट्रंप सरेंडर कर रहे हैं, झुक रहे हैं, घुटने टेक रहे हैं? क्या ये परिस्थिति विश्व में बनती दिख रही है? और अगर ऐसा दिख रहा है तो इसका असर भारत पर कैसा पड़ेगा? इसी का विश्लेषण करते हैं, छोटा छोटा विश्लेषण हमारे तमाम मेहमानों के साथ। परिचय कराती हूँ। रामकृपाल सिंह जी हैं, पूर्णिमा त्रिपाठी जी हैं, अजय सीतिया जी हैं, राकेश शुक्ल जी हैं, विनोद अग्निहोत्री जी हैं, अमर उजाला डिजिटल के संपादक जयदीप कर्णिक जी भी हमारे साथ हैं। सर, क्या कहें, ट्रंप सरेंडर हो गए ईरान के आगे, जो स्थिति पिछले 3-4 दिनों में दिखाई पड़ रही? आपने दो शब्द कहे, एक तो आपने कहा ये पश्चिम एशिया का संघर्ष और दूसरा आपने कहा ईरान और इजराइल का। मैं थोड़ा सा इससे ना इत्तेफाकी रखता हूँ। जो आज की तारीख में जो संघर्ष है वो दो अहंकारी सत्ताओं का संघर्ष है और दोनों चूंकि घायल हैं इसलिए घातक है। आप यूँ समझिए, एक सत्ता को ये गुमान है कि उसके पास विश्व में सारे तकनीक में वो आगे है, धन में आगे है और बल में आगे है, चूँकि उसके पास 500 परमाणु बम है, तो वो मानता है कि ये एक ध्रुवीय दुनिया है और हम राज करेंगे। दूसरी तरफ 47 साल पहले जो क्रांति हुई थी ईरान में, एक वो है जो इस बात में उसकी आस्था है कि अल्लाह ने सिर्फ ये धरती हमारे लिए बनाई है। जो जन्म से मुसलमान नहीं है, इस्लाम का फॉलोअर नहीं है, वो या तो कर्म से फॉलोअर हो जाए, नहीं तो उसे वो काफिर है, खत्म कर दे, उसे रहने की कोई वो नहीं है। तो इस धरती पर दो सभ्यताएं, सभ्यता नहीं कहूँगा मैं, दो अहंकारी सभ्यताएं आपस में लड़ रही हैं और ये लड़ाई होनी ही थी। इसको बहुत कारपेटिंग नहीं करते। यहूदी तो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, चूँकि ये आज से 47 साल पहले कहा गया था डेथ फॉर अमेरिका एंड डेथ फॉर यहूदी। तो ये यहूदियों को तो इस धरती पर रहने का अधिकार नहीं है। ये तो ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज मानती थी। अब कोई कंट्री इस समय नहीं मानती है, जैसे कि अरब में एक ईरान को छोड़ करके बाकी सब अब मुनाफा की तरफ जा रहे हैं। बैंकिंग सर्विस अपना ली, जहाँ कर्जा लेना गुनाह होता था वहाँ सब बड़े बड़े बैंक काम कर रहे हैं। कुल मिला के उन लोगों ने ये सीख लिया कि लिव एंड लेट लिव। अब ये संभव नहीं है कि आप सबको ख़त्म करके हम ही इस धरती पर राज करेंगे। उन्होंने सीख लिया, लेकिन एक ईरान है जो नहीं सीख पाया। तो मैं ये कहता हूँ कि अभी ये दो घातकों की लड़ाई है, दो अहंकारियों की लड़ाई है। इस लड़ाई में कौन जीतेगा कौन हारेगा ये बड़ा आसान कुछ भी नहीं है। आप देखिए, सारे पत्रकार इजराइल में बैठे हैं,
और ऐसा लग रहा है जैसे कि रोज इजराइल खत्म हो रहा है, जबकि इजराइल में मरे 100 लोग भी नहीं हैं। और जैसे लग रहा है ईरान में कुछ हो ही नहीं रहा है। कोई एक पत्रकार का नाम बता दीजिए जो ईरान में बैठा हो और दिखा रहा हो। इतने गोला बारूद वहाँ गिर रहे हैं, ईरान में कुछ हो ही नहीं रहा है। तो ये जो अब आजकल के सोकाल की मीडिया है, ये हाँ नहीं वो सुन लीजिए, जिस भी चैनल को खोलिए, भाग गया ट्रम्प, हार गया ट्रम्प, फलाना हो गया। इतना आसान नहीं होता है। जरा ईरान का भी वो चेहरा सामने आने दीजिए, कौन किसका साथ है, कौन कितना गया है, किसने कितना गंवाया है, क्या पाया है, अभी कुछ नहीं। और मैं मानता हूँ कि इसका फैसला हो जाना चाहिए, ये फितूर उतरना चाहिए दोनों को कि दुनिया सिर्फ उनके लिए बनी उनके है। लिए बनी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। पिछले 4-5 दिनों में अजय सर हमने देखा कि ट्रम्प डायरेक्ट मैसेज करने से बच रहे हैं। आप इसे उनका स्ट्रैटेजिक प्लानिंग उनकी मान रहे हैं या कमजोरी मान रहे हैं? बिल्कुल उनकी कमजोरी है, क्योंकि ट्रंप का अमेरिका में बहुत विरोध शुरू हो चुका है। हमने पीछे देखा कि रैलियां हुई, वहां पर 80 लाख से ज़्यादा लोग, 80 लाख से ज़्यादा लोग उनके खिलाफ सामने आए। और महंगाई वहाँ पर बहुत बढ़ चुकी है। भारत में जो महंगाई बढ़ रही है, या हमारे बगल में तो पाकिस्तान में बहुत महंगाई बढ़ गई है, वैसे ही जैसी पाकिस्तान में महंगाई हम सुन रहे हैं बढ़ गई है, वैसी ही अमेरिका में बढ़ गई। अमेरिका में बहुत सारे लोगों से मेरी बातचीत होती रहती है और मैं जानता हूं कि वहां पर लोगों का, सामान्य लोगों का जो दैनिक कार्य करते हैं, उनका जीवन दुभर हो गया है। इस वजह से लोग सड़कों पर आ गए, वरना आराम जो ज़िंदगी जीते हैं वो सड़कों पर नहीं आते हैं। 80 लाख लोगों का सड़कों पर आना बहुत बड़ी बात है। ट्रंप का विरोध हो रहा है इस वजह से। ट्रंप को पहली बार अपने देश की जनता को संबोधित करना पड़ा। अब देखिए कि 1 महीने के बाद जब युद्ध चल रहा है तो संबोधित करना पड़ा। जिस प्रकार रूस ये समझता था कि हम यूक्रेन को बहुत जल्दी खत्म कर देंगे, उसी तरह ट्रंप भी समझते थे कि ईरान को तो मैं 1 हफ्ते में निपटा दूंगा। 36 दिन हो गए सर, लेकिन 36 दिन हो चुके हैं। और अब ईरान, देखिए बिल्कुल सही आपने कहा, ईरान हमलावर ज़्यादा हो रहा है। कल भी उनका एक विमान गिरा दिया और पायलट जो है वो उनके कब्जे में है। तो ये बड़ी बातें हो रही है। ईरान जो है उसकी जो ताकत है वो ड्रोन है और मिसाइल है, जिसको शायद ट्रंप भांप नहीं पाए, या उनके पास फीडबैक इतना नहीं था उस ढंग से। और ईरान जो है लगातार इजराइल पर भी हमले कर रहा है और बाकी उन देशों पर हमले भी कर रहा है, अरब देशों पर जो अमेरिका के साथ जाकर के मिल गए हैं। तो इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि ट्रंप जो है वो बहुत दुविधा में फंस गए हैं। उनको लगता नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। वो तो 7 दिन की बात मान रहे थे, और झुक जाएगा या नहीं झुकेगा ये तो नहीं कह सकते। लेकिन ट्रंप अपनी बात हर रोज बदल रहे हैं, हर रोज बदल रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने कहा कि 7 दिन ईरान ने मांगे थे, मैंने 10 दे दिए। तो 10 तारीख तो दिन जो है वो 7 तारीख को पूरे होने थे। इसके बावजूद भी हमले तो शुरू हो चुके हैं। उनका विमान कल गिराया गया तो वो विमान वहाँ था ना, बमबारी कर रहा था ना, तो फिर वो 10 दिन का मोहलत कहाँ चली गई। तो हर रोज उनका बदलना उनकी छवि को नुकसान पहुंचा रहा है, खत्म कर रहा है। और वो मुझे लगता है कि अब अपने अस्तित्व की लड़ाई अमेरिका में लड़ रहे हैं। ट्रंप, परेशान ट्रंप। मैम, ईरान ने, आपका आकलन क्या कहता है, ईरान ने वो जो हुतीज़ है या हिजबुल्लाह है, वो जो प्रॉक्सी वॉर थी, उससे अमेरिका को घेरा, ट्रंप को घुटने पर लिया? देखिए, ईरान तो 40 साल से ऊपर हो गए इसी चीज़ की तैयारी कर रहा था, और उसकी तैयारी कितनी सीरियस थी ये पूरे देश, पूरी दुनिया को पता नहीं लग सका। नहीं तो अगर ट्रंप को जरा भी आइडिया होता तो वो ये मूर्खतापूर्ण कदम उठाते नहीं, सीधे सीधे ईरान में घुसने का जो उनका डिसीजन था वो लेते नहीं। उन्होंने तो सोचा होगा कि ये वेनेजुएला की तरह होगा, वहाँ पे खामैनी की डेथ हो जाएगी और उसके बाद वहाँ के लोग इनको बाहें फैला के स्वागत करेंगे और सत्ता परिवर्तन हो जाएगा, जो कि हो नहीं पाया। और अब समझ में नहीं आ रहा है ट्रंप को कि आगे क्या करना है। ईरान तो हिजबुल्लाह हो या हमास हो, सब इसको इनडायरेक्टली सपोर्ट कर ही रहा है, इजराइल के खिलाफ उनको इस्तेमाल कर ही रहा है, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन ट्रंप अब फंस गए हैं क्योंकि उनको उनके ही मित्रों ने अब मना कर दिया, अपने युद्धपोत देने से मना कर दिया, अपनी ज़मीन देने से मना कर दिया, किसी भी तरह का कोई सपोर्ट देने से मना कर दिया। अब ट्रंप ने जो कल कहा है कि हॉर्मुज़ हमें तो कोई लेना देना नहीं है, जिसको चाहिए वो खुलवा ले, और जिस तरह से उनके बयान बदल रहे हैं और जिस तरह से उनके अपने एडमिनिस्ट्रेशन में हाई लेवल के चेंजेस वो कर रहे हैं, मतलब पीक पे अभी लड़ाई चल रही है, उसमें आर्मी चीफ का बदल जाना, उसमें उनके जो NIA के चीफ हैं उसका बदल जाना,
जो काउंटर जो उनके ट्रेनिंग के चीफ हैं उसका बदल जाना, उनके FBI के चीफ की भी बात चल रही है। बहुत सारे लोगों को उन्होंने हटाया है। बहुत सारे लोगों को हटाया। इनफैक्ट जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं पीट हेग्सेथ, ट्रंप ने उनके ऊपर ठीकरा फोड़ दिया कि इन्होंने ही सबसे पहले कहा था कि हम यहाँ पे लड़ाई शुरू कर सकते हैं। तो एक तरह से वो धीरे धीरे हाथ झाड़ रहे हैं और वो खुद भी कह रहे हैं कि मुझे अब हॉर्मुज से लेना देना नहीं है, मेरा तो मकसद पूरा हो गया। मकसद उनका क्या था पता नहीं, क्योंकि वो ना ऑयल फील्ड्स पे कब्जा कर सके हैं, ना रेजीम चेंज कर सके हैं, लेकिन हाँ फंस जरूर गए हैं, अपने देश में भी फंस गए हैं और अपने मित्रों के फ्रंट पे भी फंस गए हैं, क्योंकि कोई सामने आ नहीं रहा है। अब इसमें एक चीज़ जो हमें देखनी है कि जो हॉर्मुज स्ट्रेट खुलवाने की बात है, इंडिया जो बहुत ज़्यादा इससे इम्पैक्ट हो रहा था, हम इस मामले में एटलीस्ट बिना युद्ध को हम कंडेम या सपोर्ट किए हुए, किसी को कंडेम या सपोर्ट किए बगैर हॉर्मुज को खुलवाने के लिए हम इनिशिएटिव ले सकते थे, हम उसमें अपनी लीडरशिप पोजीशन बना सकते थे, जो कि हमने चांस मिस कर दिया। हम बहरीन के इनिशिएटिव पे अब उसके पीछे चलने के लिए मजबूर हो गए हैं, उनके उस पिटीशन पे हमने हस्ताक्षर किए हैं, जबकि ये पता है कि हमारी जो डिपेंडेंसी है एनर्जी के लिए, LPG के लिए, वो 80-90% तक का है, जो कि अब यहाँ पे थोड़ा बहुत पिंच होने लग गया है। तो उसमें हम बिना पॉलिटिकल कोई बहुत ज़्यादा ग्रैंड स्टैंडिंग किए हम एक इनिशिएटिव लेके अपनी पोजीशन को एक लीडरशिप उसमें ला सकते थे। वो मौका हमने खो दिया है, बट लेकिन ठीक है, हमने इसमें हस्ताक्षर किए हैं, हम उस इनिशिएटिव का पार्ट हैं, ये अच्छी बात है। ट्रंप तो अब फंस गए हैं, अब उनको तो समझ में नहीं आ रहा है कि उनका क्या होने वाला है। राकेश सर, जब हम ये वाला युद्ध शुरू हुआ, 36 दिन बीत गए, तब हमने शुरुआत में देखा था कि भारत ने स्ट्रैटेजिक प्लानिंग से अपनी बात रखी थी और अपने यहाँ जो दिक्कतें हो सकती थी उसे कम करने में कामयाब रहे। जब हम पड़ोसी देशों को देखते हैं या वेस्टर्न एशिया के दूसरे देशों को देखते हैं तो वहाँ महंगाई, वहाँ संकट ज़्यादा नज़र आता है। हमारी स्ट्रैटेजिक प्लानिंग में आप कहाँ पर देखते हैं कि वो मजबूती थी जिससे कि हम अपने यहाँ उस तरीके की परेशानी नहीं ले पाए, ग्लोबल विलेज होने के बावजूद उसका असर कम आया भारत पर, भारत की रणनीति? भारत दुनिया के अंदर गुटनिरपेक्ष देश है, अपनी उसकी स्वतंत्रता है, अपनी स्वायत्तता है। अब राहुल गांधी कहते हैं घुटने भारत ने घुटने टेक दिए, ऐसा बोलते हैं। मैं पिछली बार भी बोला था कि आज भारत में 240 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास है और 235 सीटों के साथ विपक्ष पूरा मजबूत है। तो यदि नरेंद्र मोदी जी की नीति बहुत ख़राब है, नरेंद्र मोदी जी इनिशिएटिव ले सकते थे, नहीं लिए, तो मैं पिछली बार बोला था, फिर बोलूँगा कि यदि माननीय राहुल गांधी जी यशस्वी प्रधानमंत्री होते, अखिलेश यादव जी उनके विदेश मंत्री होते, ममता बनर्जी जी रक्षा मंत्री होती, तो वो स्पष्ट करके भारत सरकार के सामने वो अपना ब्लूप्रिंट रख दे कि यदि हम सरकार में होते तो हमारी कूटनीति ये होती, और आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं कर रहे, हम होते तो ये करते। तो भारत जो आज संकट से जूझ रहा है वो संकट से नहीं जूझता। मेरे प्रधानमंत्री नेतृत्व के कारण मैं इतना बेहतर काम कर पाता कि आज जो नरेंद्र मोदी नहीं कर, मैं मानता हूँ नरेंद्र मोदी की सारी नीतियाँ फेल है, कूटनीति फेल है, डिप्लोमेसी फेल, सब फेल है, लेकिन आपकी क्या होती ये तो बताओ। ये आपको स्पष्ट तौर पे रखना चाहिए। हम नेतृत्व नहीं कर रहे, हम कोई काम नहीं कर पा रहे, अरे क्यों नहीं कर पा रहे? अरे यदि हम ये बढ़ के ईरान के साथ खड़े होते या अमेरिका के साथ खड़े हो गए होते, ईरान जानता है कि हम इजराइल के भी मित्र हैं, हम रसिया के भी मित्र हैं, अमेरिका भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाए इतना टैरिफ लगाने के बाद भी। उसके बाद ईरान हमारे जहाज़ को हॉर्मुज से जाने दे रहा है, तो क्या ये हमारी नीति फेल है? आज जहाँ पाकिस्तान में अभी अजय जी ने जिक्र किया 550-600 550 का डीजल बिक रहा है और 450 का पेट्रोल बिक रहा है, और वहाँ गैस जो है हमें लगता है आने वाले समय में कुप्पी में भर के घूमेंगे, और बांग्लादेश हमारे यहाँ से तेल मंगवा रहा हाथ जोड़ के, और उसकी जगह पे यदि हमारे यहाँ तेल और गैस की किल्लत नहीं है तो क्या हमारी नीति फेल है? हमारे यहाँ आज भी 1 साल के लिए यूरिया और आपके DAP का भंडारण है, तो क्या हमारी नीति फेल है? तो सवाल इस बात का है ना कि उंगली उठाना आसान है, लेकिन हम मुट्ठी नहीं दिखा सकते। 6 लाख बैरल तेल आज भी आया और उसी रास्ते से आया। अब फिर आप बार बार ये कहते थे कि आप अमेरिका के दबाव में रसिया से तेल नहीं खरीद रहे। आप रिकॉर्ड देखिए कि आज मार्च के महीने में भारत सरकार 3 करोड़ बैरल तेल ले रही है, खरीद चुकी। इसके पहले का रिकॉर्ड देखिए, 10 लाख बैरल तेल हम तो भी ले रहे थे प्रतिबंध के बाद भी, फरवरी में लिया।
तो अब इन परिस्थितियों के बाद भी हम प्रश्न खड़ा कर रहे हैं कि भारत सरकार बहुत बेकार है। हमें लगता है अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर हमें प्रश्न खड़ा करने से पहले आत्मावलोकन करना चाहिए। और यहाँ पे सत्ता विपक्ष का विषय नहीं है, यहाँ पे देश का विषय है, और देश के विषय पे राजनीति नहीं की जानी चाहिए। आपने कहा कि राहुल जी को बताना चाहिए कि अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो क्या करता। पहली बात तो राहुल जी प्रधानमंत्री बनने की कोशिश में ही नहीं है, तो ये क्यों कहेंगे? अगर राहुल जी प्रधानमंत्री बनने के प्रयास में होते तो उसका बेसिक ये था कि जो मोदी विरोधी वोट है उनकी चिंता कम करो, वो तो आएंगे हमारे पास। जो मोदी समर्थक वोट हैं उनको अपनी तरफ ले आओ। अगर ये उनका लक्ष्य होता तो क्या वो अभी कल ही बोले हैं कि वो ट्रंप अगर कहेगा मोदी नाच तो मोदी नाचने लगेगा। ये बताइए, ये वाक्य क्या कोई आदमी वो कहेगा जो प्रधानमंत्री बनना चाहता है? वो ये कह रहे हैं कि भैया मैं ये पद मेरे भरोसे मत रहना। इसलिए वो एक तरह से मैं कहूँ तो राहुल जी जितनी जगह इस तरह की बात करेंगे, आप कल्पना कर लीजिए कि शायद मोदी विरोधी भी मोदी की तरफ आकर के वोट दें, क्योंकि कम से कम हमारे सभ्य घरों में थोड़ा बहुत भी गाँव में भी इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है। विनोद सर, ट्रंप जब से सत्ता में आए तब से मैक्सिमम प्रेशर उनके साथ एक शब्द जुड़ा रहा और उसे वो फॉलो करते हुए दिखाई पड़े कि वो जहां वो हो वहां मैक्सिमम प्रेशर लगाओ ताकि जो है वो आदमी सरेंडर करे। ईरान में शायद ये मैक्सिमम प्रेशर वाला मामला थोड़ा सा उल्टा पड़ गया। पूरी विनम्रता और आदर के साथ मैं रामकृपाल जी की एक थ्योरी से सहमत हूँ कि दो अहंकारी देशों के बीच में लड़ाई है। ये एक अहंकारी देश और एक अपने देश की रक्षा की लड़ाई है। हमला ईरान ने नहीं किया। ईरान वो सारी बातें मान चुका था जिनीवा की उस टेबल पे, और यहाँ तक कि न्यूक्लियर इनरिचमेंट, सारे जो न्यूक्लियर है वो भी सौंपने को तैयार था। बम न बनाने की घोषणा करने की भी तैयार था। सब कुछ तैयार था। उसके बाद इजराइल और अमेरिका ने हमला किया है। तो ईरान के सामने चारा क्या था? आपके ऊपर हमला हो जाए तो आप क्या करोगे? आप हाथ जोड़ खड़े हो जाओगे कि नहीं हम तो वो सदाचारी हैं, आप हमको माफ़ करो? आप तो लड़ोगे फिर। अब वो ठीक है, उसने अपनी तैयारी कर रखी थी, उसको इस दिन का अंदाज था, तो वो लड़ रहा है। और मैं तो कह रहा हूँ कि इसीलिए दुनिया के लगभग बहुमत की सिंपैथी ईरान के साथ इसलिए है कि कोई तो है जो अमेरिका का रास्ता रोक खड़ा हुआ है। आप किसी देश के राष्ट्रपति को उठा लाएंगे, किसी देश में अपनी सेना डाल देंगे, कहीं आप कह देंगे केमिकल वॉरफेयर है, वहाँ घुस जाएंगे, मिलेगी आपको एक जो है एक स्याही की बोतल भी नहीं मिलेगी। मतलब कहने का कि जो है जो मनमानी करेंगे आप। कनाडा भी लेने की बात करेंगे, ग्रीनलैंड भी लेंगे, फिर क्यूबा भी लेंगे, तो आखिर इस पर कोई तो खड़ा हुआ। और यही वजह है कि ईरान को नैतिक समर्थन मिल रहा है। अब वो 1947 साल पहले उन्होंने अपनी क्रांति में क्या क्या रखा कि डेथ टू अमेरिका और डेथ टू इजराइल, तो बहुत सारे देश रखते हैं। सोवियत यूनियन की जब रूसी क्रांति हुई थी तो उसने तो पूंजीवाद के विनाश की घोषणा कर दी थी। उसके बाद 1953 में ख्रुश्चेव ने आके सहअस्तित्व का नारा दे दिया। तो इस तरह जब राजनीतिक और वैचारिक लड़ाइयाँ होती हैं तो उनमें इस तरह के नारे दिए जाते हैं, और वो नारे ही होते हैं। संभव नहीं, हमारे देश में नारा नहीं दिया जाता है। एक अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ एक विचारधारा लगातार नारे देती है, लेकिन क्या वो ख़त्म कर पाएगा उसको? व्यवहारिक है क्या? तो ये तो उनका ईरान को अगर हम स्टडी करें तो 47 साल में तमाम प्रतिबंधों के बावजूद ईरान के आप आंकड़े देखें तो आज भी 99% लिटरेसी है वहाँ। वैज्ञानिकता, जो मैं अभी आंकड़े पढ़ रहा था कि कितने उन्होंने जो है रिसर्च पेपर्स में, ईरान शायद बहुत अमेरिका के बाद या चीन के बाद उसका नंबर है, मतलब काफ़ी मामलों में ईरान बहुत आगे निकल गया। और जो मध्य पूर्व के देश हैं वहाँ तो शासक हैं, बाकी जनता है। ईरान में कट्टरपंथी शासन है, लेकिन वहाँ की मजलिस के नियमित चुनाव होते हैं। वहाँ राष्ट्रपति के चुनाव में बाकायदा 2 उम्मीदवार लड़ते हैं, और 1-2 बार तो ऐसा भी हुआ है कि सुप्रीम लीडर खामनेई का उम्मीदवार हारा है 1996 में। तो उनका अपने तरीके की शासन व्यवस्था है, लेकिन और ये तय करना वहाँ के लोगों का काम है कि कैसी व्यवस्था हो। अमेरिका जा कर के या रूस जाके या चीन जाके कोई देश थोड़ी तय कर सकता है। तो इसलिए ये लड़ाई इसकी अस्तित्व की लड़ाई है। दूसरी बात यह है कि निश्चित रूप से मैं बार बार एक कहावत कहता हूँ कि गुड़ के धोखे कपास खा लेना। इजराइल की आदत तो हिजबुल्लाह को निपटा दो, हमास से लड़ जाओ, गजा में घुस जाओ। पहली बार उसको एक रेगुलर कंट्री से मुकाबला करना पड़ रहा है, और उनका आयरन डोम तो बैम्बू डोम हो गया है। रोज़ आप पढ़ रहे हो कि तेल अवीव में मिसाइल गिर गई, वो सब आ रही हैं।
और सेंसरशिप लगी हुई है इसराइल में। वहाँ से एक वीडियो अगर आपने भेजा या फोटो भेजा तो 5 साल की जेल है, इसलिए वहाँ की खबरें नहीं आ रही हैं। और ये कहना कि एकदम इसराइल में सब कुछ है, और ईरान में तो तब सामने है ना, वो तो उनके 40-42 लीडर मार दिए गए हैं, सारी सुप्रीम लीडरशिप उनकी खत्म हो गई, और उनके लीडर फिर भी पब्लिक में घूम रहे हैं। मैं तो खुद ईरानी दूतावास में गया हूँ मेरे बिना सिक्योरिटी के। तो अलग अलग कल्चर है। लड़ाई ट्रम्प साहब को महंगी इसलिए पड़ गई कि ट्रम्प साहब का कोई उद्देश्य ही नहीं क्लियर है। पहले रिजीम पता ही नहीं क्या, बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब उन्होंने ओपनली कह दिया हमें तो तेल चाहिए, हमें खर्ग आइलैंड चाहिए, हमें तेल चाहिए। चलो इस मामले में ईमानदारी बरत रहे हैं, वो कोई नैतिक आवरण नहीं पहना रहे हैं, जैसे जॉर्ज बुश ने WMD का नारा दिया था जब इराक पे हमला किया था, हालांकि उनका भी उद्देश्य तेल ही था। तो अब तो ट्रम्प साहब का उद्देश्य क्या, यही तय नहीं है। पहले हॉर्मुज खुलवाएंगे, फिर कहते हैं कि कह रहे हैं हमें लेना देना नहीं, कहते हमसे क्या मतलब है, हमसे तेल खरीद लो और नहीं तो खुलवाओ अपना। मतलब दरोगा जी गए जाम खुलवाने, जाम नहीं खुलवा पाए तो बोले हमसे कोई मतलब नहीं, अभी गाड़ी वाले जाने अपना, जिसको ट्रक जहाँ से निकालना निकाले, हम तो चले। तो वो स्थिति उन्होंने कर दी है। ट्रम्प अंदर अमेरिका मौत फंस गए पूरी तरह से। मिड टर्म चुनाव आने वाले हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव उसके है, उसमें, और अभी तक जितने बाई इलेक्शन हुए 29 या 30 बाई इलेक्शन हुए, सब में रिपब्लिकन हारे हैं। और जो जिस तरह की रेटिंग उनकी डाउन हुई है ट्रम्प की, एक मागा सपोर्टर्स को छोड़ करके जो एक नॉर्मल अमेरिकन है उसके बीच में ज़बरदस्त रेटिंग डाउन हुई है, 30-35% नीचे गए हैं वो। और उसमें अभी जिस तरह प्रदर्शन हुए हैं अमेरिका के शहरों में, 80-90 लाख लोग सड़कों पर उतरे हैं अमेरिका जैसे देश में, तो ट्रम्प अंदर से फंसे हुए हैं। उनकी पूरी टीम डिस्टर्ब हो गई है। काउंटर इंटेलिजेंस के चीफ ने इस्तीफा दे दिया, आर्मी चीफ को आपने बीच युद्ध में हटा दिया, तमाम और टीम के लोगों को हटा दिया, JD Vance से उनके मतभेद हैं, तुलसी गाबार्ड की रिपोर्ट चिंताजनक है उनके लिए। मतलब अभी जो है वो ये काश पटेल को लेके भी तमाम की शायद उनकी भी छुट्टी हो जाएगी। तो ट्रम्प साहब समझ नहीं पा रहे निकले कैसे इसमें। सरेंडर वो करना नहीं चाहते हैं क्योंकि वो अमेरिका की नाक और इज्जत की बात है, सरेंडर कर देंगे। और निकले कैसे, और कोई ऐसी चीज़ उनको मिली नहीं जिससे वो कहें कि हमने ये हासिल कर लिया, अब हम जो है एक ही चीज़ कह सकते हैं कि साहब हमने खामनेई को मार दिया। तो वो तो पहले दिन आप मारने के बाद अब वापस चले जाते हैं। 35 दिन की जो है 35 दिन आपने तो उलझा रखा है। तो वो समस्या उनकी है, वो इस लड़ाई से निकलना चाहते हैं, लेकिन निकलने का रास्ता उनको नहीं मिल रहा। पहली बात तो विनोद जी ने कहा कि जो लोग आए उन्होंने कहा कि पूंजीवाद का खात्मा करेंगे। पूंजीवाद का खात्मा अलग है, लेकिन अगर कोई पूंजी वाला व्यक्ति है तो उसकी गर्दन काटेंगे, ये वहाँ नहीं था। पहली चीज़, वाद और व्यक्ति दोनों में फ़र्क है। दूसरी बात, आप लोगों ने कहा कि पूरी दुनिया में ईरान के पड़ोसी कितने देश हैं, उसमें से एक देश का नाम बताइए जो आज ईरान, अगर मान लीजिए ईरान के घर में आग लगी है, आग बुझाने वाला हो, कोई नहीं। तो सवाल इस बात का है कि एक गांव में सारे लोग किसी के खिलाफ हैं, लेकिन प्रदेश में रहने वाले उसके बड़े समर्थक हैं, उसका कोई मतलब नहीं होता है। दूसरी बात देखिए, ये आइडियोलॉजी, सवाल इस बात का है कि ईरान में सत्ता परिवर्तन किस बात का हुआ था? इसी बात का हुआ था कि इस्लाम जो, और वहाँ पे राजनीतिक सत्ता नहीं फैसले कर रही है, धार्मिक सत्ता फैसले कर रही है। वहाँ पे आज यही नहीं पता है कि ये धार्मिक IRGC जो है किसी का राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का नहीं मान रहा है। सवाल इस बात का है कि मैं किसी धार्मिक सत्ता का चाकू पर अहिंसा लिख लेने से कोई अहिंसक नहीं होता। बिल्कुल ठीक है। एक थोड़ी सी बात जो विनोद जी ने कही वो बहुत महत्वपूर्ण है कि इस युद्ध से ठीक पहले 27 तारीख को ओमान के माध्यम से जो समझौता हो रहा था, उन्होंने कहा कि ईरान सारी शर्तें मान गया था। ये बात बिल्कुल सही है। जो व्यक्ति इस समझौते को करवा रहा था, उनका जो एक्सपर्ट था ओमान का, उसने सारी चीज़ उसी दिन 28 को ही लिख दी थी। और JD Vance ने वो दस्तावेज देख लिया था और उन्होंने कहा था अरे ऐसा, ईरान ने ये सब मान लिया, ये सब मान लिया। तो ट्रम्प अब बिल्कुल झूठा साबित होता है कि उन्होंने सारा कुछ हो जाने के बावजूद जो हमला किया, स्पष्ट है कि वो सिर्फ तेल के लिए किया। और इराक में भी उन्होंने ऐसा ही झूठ बोला था अमेरिका ने। तो अमेरिका जो है इस मामले में तो बिल्कुल झूठा साबित हो रहा है कि पूरी दुनिया के तेल पर कब्जा करने के लिए वो युद्ध कर देता है। तो कैनेडी के समय से यही तमाशा जो खामनेई की जो मौत हुई ना, अली खामनेई तैयार हो गए थे, जो ईरान ने सारा किया था। मुज्तबा खामनेई ज्यादा कट्टरपंथी है अपने पिता की तुलना में, इसलिए IRGC पूरा उनका कंट्रोल है। पिछले एक हफ्ते से हम कंटिन्यू देख रहे हैं कि ट्रम्प बहुत फ्रंट फुट पर आकर ईरान को चुनौती नहीं दे रहे। उसे रणनीतिक तैयारी कहा जाए, या जैसा सबने कहा कि वो ट्रम्प फंसे हुए हैं और उसका भारत पर इम्पैक्ट, क्योंकि हम तो उनके आगे कभी भी नहीं झुके, जब उन्होंने टैरिफ लगाया तभी भी।
और अभी भी गुट निरपेक्ष होने के नाते हम ना ईरान के साथ सीधे सीधे दिखाई पड़ते हैं, ना वो अमेरिका के साथ सीधे सीधे दिखाई पड़ते हैं। तो ट्रंप का इस तरीके का रवैया और भारत पर उसका इम्पैक्ट। पंक्तियां बहुत पुरानी है लेकिन मौजूद है कि लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई है। अभी जो इस वक्त जो हो रहा है ना, इसके बहुत दूरगामी परिणाम पूरी दुनिया पर पड़ने वाले हैं। भारत पाकिस्तान का विभाजन अंग्रेज करके चले गए, हम आज तक उसको भुगत रहे हैं। बाहर से भारत पर आक्रमण हुए, हम नहीं रोक पाए, सदियों तक उसकी पहला विश्व युद्ध हुआ, दूसरा विश्व युद्ध हुआ और उसकी सारी सज़ा मिल रही है। हिटलर ने तय कर लिया कि इस धरती पर यहूदियों को रहना ही नहीं चाहिए और हम उसको ख़त्म कर देंगे, और 60 लाख से ज़्यादा यहूदी मार दिए और फिर उन यहूदियों को वहाँ पर अरब देशों के बीच में उनकी जगह छोटी सी दे दी गई और आज तक वहाँ पर लड़ाई ख़त्म ही नहीं हुई है। तो ये लम्हों की खताएँ, और ये ट्रंप और नेतन्याहू ने जिस दिन सोचा होगा कि हमको ईरान पर इस तरह का हमला कर देना चाहिए, उन्होंने खुद नहीं सोचा होगा कि युद्ध कहाँ जाकर फंस जाएगा। और मैं यहाँ तक कहने में गुरेज नहीं करूँगा कि ये सारी जो स्थितियाँ हैं और उसकी वजह से पूरी दुनिया का जो आर्थिक नुकसान हुआ है, उसके लिए ट्रंप पर और नेतन्याहू पर दुनिया की अदालत में मुकदमा चलना चाहिए। ये एक अलग बात है कि ईरान के भीतर की परिस्थितियाँ गलत थीं। ये अलग बात है कि ईरान के भीतर एक अलग तरह का कट्टरवाद पनप रहा था। ये अलग बात है कि ईरान जिस तरीके से चल रहा था वो लोकतांत्रिक नहीं था और धार्मिक सत्ता थी। लेकिन किसी देश के अंदर कोई धार्मिक सत्ता काबिज हो जाए तो उसको हटाने का अधिकार दुनिया में किसके पास होगा? क्यों, आपको क्यों है? ऐसे तो कल को लोग कह देंगे कि भारत में मोदी की सरकार ठीक नहीं है, इसको हटा दो, या कल को कह देंगे कि कांग्रेस की सरकार अच्छी नहीं है, इसको हटा दो, या कोई कह देगा कि बंगाल में ममता। ये लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार है और वहां लोकतांत्रिक तरीके से नहीं है, क्रांति हुई और दुनिया में इस तरह से होता रहा है। दुनिया की हर तरह के सत्ता परिवर्तनों में कोई चौधरी बनने की कोशिश करेगा। तो इस पूरे युद्ध ने क्या क्या किया है? यूनाइटेड नेशंस को पहले कहा जाता रहा था कि कोई संस्था नहीं है, कोई दम नहीं है, लेकिन फिर भी पश्चिमी देशों की बातें वहां सुनी जाती थी। अब वो संस्था खत्म हो गई है। इस युद्ध ने उस संस्था का सर्वनाश कर दिया और उस पर मोहर लगा दी है। इस युद्ध ने नाटो जैसी एक मजबूत संगठन शक्ति को खत्म कर दिया है। नाटो वो जिसके पीछे यूक्रेन और रशिया 4 साल से लड़ रहे हैं। यूक्रेन के नाटो में शामिल होने को लेकर ही ना पूरा युद्ध शुरू हुआ है रशिया और यूक्रेन का। रूस ने कहा कि अगर ये नाटो में शामिल हो गया तो ये तय हो जाएगा कि नाटो के किसी भी जमीन पर हमला होगा तो पूरे नाटो पर हमला है। और अभी अगर अमेरिका के विमान गिर रहे हैं तो क्या पूरे नाटो पर हमला नहीं है? वो तो नाटो का सदस्य है और नाटो वाले तो ईंधन तक नहीं भरने दे रहे हैं अमेरिका को। इसने यूएन को खत्म कर दिया, नाटो को खत्म कर दिया, अरब देशों की आपसी शक्ति और सामंजस्य के साथ इजराइल से जो थोड़ी बहुत अनबन खत्म हो रही थी उसको खत्म कर दिया। ईरान को लेकर एक अलग तरह की विचारधारा पनप रही थी, ईरान से व्यापारिक संबंधों की खातिर उसकी कट्टरता को इग्नोर करने की कोशिशें हो रही थी, उसको खत्म कर दिया। इसने दुनिया की अर्थव्यवस्था को उस मुहाने पर पहुंचा दिया जहां से पीछे लाने में सारे सेंसेक्स उछल रहे थे, सारे बाजार उछल रहे थे। इस बीच दुनिया को ऊपर एआई का संकट मंडरा रहा है। बड़ी बड़ी आईटी कंपनियों से हजारों और लाखों में लोगों की नौकरियां जा रही हैं और उसके बीच आप युद्ध करके तेल महंगा कर रहे हो, गैस महंगी कर रहे हो, मजदूरों का पलायन हो रहा है गांवों की तरफ और लोग उस पर भी राजनीति कर रहे हैं। ये मजदूरों के पलायन के लिए कोई कांग्रेस, भाजपा या रिपब्लिक या डेमोक्रेट के लोग, ये 1-2 व्यक्तियों की सनक जिम्मेदार है। मैंने पिछली बार भी कहा, जो जेरार्ड कुशनर इवांका ट्रंप का पति है और इसका दामाद है, उसके नेतन्याहू से जो संबंध है उनको अंकल बोलता है, उसको किसी ने देखने की उसके पीछे वो अपने अपने बड़े बड़े मंत्रियों को पदों से हटा रहा है। किसी एक व्यक्ति की सनक अगर दुनिया को इस मुहाने पर लाकर खड़ा कर देती है कि हाहाकार मचा हुआ है, लोगों को बिजली का संकट है, पानी का संकट है, गैस की किल्लत है, अमेरिका में लोग इतने करोड़ों में प्रदर्शन कर रहे हैं और उसके बावजूद उसको रोकने वाला क्यों? कुछ शक्तियां इसको हवा भी देंगी। नाटो खत्म होगा तो रूस बहुत खुश होगा। ईरान के तेल संकट की वजह से भारत में, अमेरिका में हाहाकार मचेगा तो चीन खुश होगा। चिताओं पर रोटी सेकने वाले भी तो तैयार रहते हैं ना। तो इस युद्ध ने दुनिया को वहां पहुंचाया है जहां से इसको इतने समय से लोगों ने लगातार मेहनत करके, हम सबके आपके श्रम से, हमने घंटों नौकरियां करके जो अर्थव्यवस्था में योगदान दिया है, मजदूरों ने योगदान दिया है, रोटी बनाने वालों ने योगदान दिया है, आईटी वालों ने योगदान, ऑटो, उन सारों के योगदान को नलीफाई करने की जो कोशिशें हो रही हैं, उनके खिलाफ आवाज उस तरीके से उठ ही नहीं रही है। मेरा तुम्हारा, इसका उसका कर रही है दुनिया। और वो व्यक्ति अब कह रहा है कि होर्मुज खोल के खुद ही तेल निकाल लो। देख लो भाई, युद्ध तो तूने शुरू किया। युद्ध शुरू करने से पहले तो पूछने आया था क्या तूने नाटो देशों की सहमति ली थी क्या? अब तू कह रहा है कि वो पीटर हेग्सेथ के कहने पे कर दिया। तो केवल पीट हेग्सेथ के कहने पे जाकर इतना बड़ा हमला कर देगा? तो तुमको पीट हेग्सेथ को और नेतन्याहू को क्यों दुनिया की अदालत में खड़ा करके अपराधी घोषित करके और ये सारी जितनी नुकसान की भरपाई क्यों नहीं करवानी चाहिए भाई इन लोगों से? जितने तो तेल के दाम बढ़े और लोगों को ऊर्जा संकट का सामना, दुनिया बड़े बड़े युद्धों के दौरान भी इस तरह के ऊर्जा संकट के दौर में नहीं पहुंची जहां आज पहुंची है। और इसके आगे खाद्य का संकट इससे जुड़ा हुआ है, जिस पर हमने विस्तार से चर्चा की थी, और वो फिर खाद्यान्न के संकट पर जाएगा। हम कहां ले जाना चाहते हैं इस युद्ध को? क्या उस आदमी की सनक पूरी दुनिया को इस तरीके से बंधक बनाकर रख सकती है?
और इस युद्ध में भी जो अपनी खुशियां तलाश रहे हैं। आपने भारत की बात की, मैं तो पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं। एक एक व्यक्ति इससे प्रभावित है। आज हम सड़क पर जा रहे हैं और कह रहा है कि साहब मेरा कमर्शियल सिलेंडर नहीं आया, मैं आपको चाय नहीं पिला पाऊंगा, तो चाय नहीं पीनी, तो व्यक्ति प्रभावित है हर जगह। पाकिस्तान में देखिए पेट्रोल डीजल के दाम कहां पहुंच गए हैं, 500-500 रुपए लीटर में नहीं मिल रहा है। तो इस स्थिति को हम इतनी आसानी से नहीं देख सकते। दुनिया की बड़ी बड़ी संस्थाओं को खत्म करने वाला युद्ध, अर्थव्यवस्था में दिए गए योगदान को शून्य करने वाला युद्ध, हमें महंगाई के उस बुरे दौर में धकेलने वाला ये युद्ध, जहां से अब निकलने के लिए बहुत कड़ा प्रयास करना पड़ेगा। लोग समृद्धि के लिए, विकास के लिए, विस्तार के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं और एक युद्ध आकर उस पर इस तरह बम गिराता है। एक जरूर करेक्शन चाहूंगा, मुझे नहीं पता अजय सेठिया जी अगर उस ट्वीट का जिक्र कर रहे हैं जिसमें वो पूरा समझौता, वो ट्वीट फेक था सर। वो डॉक्यूमेंट पूरा फेक था। वो जो डॉक्यूमेंट आया था कि ये सब हाँ, लेकिन ये तय है कि समझौता बहुत आगे बढ़ चुका था और ईरान के खुद विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री ने कहा है कि अमेरिका और इजराइल ने जो मिसाइल गिराई है वो समझौते की टेबल पर आकर गिरी है। लेकिन इसके अलावा कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट सर, लेकिन सर डॉक्यूमेंट जो पब्लिक में आया है उसका फैक्ट चेक हो चुका है। मैं सिर्फ इसलिए नहीं, लेकिन उसने जो बयान मैंने सिर्फ वर्बल कम्युनिकेशन है कि समझौता बहुत आगे बढ़ चुका था और उस स्तर पर जाकर लड़ाई को छेड़ना गलत था। नहीं, वहां लेकिन जो डॉक्यूमेंट एक ट्वीट कर दिया कि मैं उसका हिस्सा था, सोशल पे जो चल रहा था वो फेक, नहीं वो फेक होगा, लेकिन मैंने उसका वीडियो बाइट सुना है, डॉक्यूमेंट वो फेक हो सकता है चैनल पे। देखिए सच्चाई ये है कि 28 तारीख को पहुंच रहा था सर। वो सारे हैं बयान, वो सारे शाब्दिक बयान हैं। लिखित में समझौता किस स्तर पर पहुंचा था इसका कोई डॉक्यूमेंट ईरान ने ये कहा लास्ट में जब ये हुआ कि अगली बैठक में तय होगा, हाँ। जिस चीज पे ईरान अड़ा था कि हम न्यूक्लियर पावर पर कोई समझौता नहीं करेंगे और जो हमारे पास यूरेनियम 60% है, इन दोनों चीजों पर कोई वार्ता नहीं होगी। नहीं सर, इसमें मैं इसके अलावा सारी चीजों पर मैं बता रहा हूं, आप पता कर लें। नहीं, आप मैं ओमान के विदेश मंत्री का बयान मैंने सुना, बिल्कुल, और फेक में ट्वीट की बात नहीं कर रहा हूं, मैंने सुना वीडियो था, और उसमें उसने कहा कि न्यूक्लियर को लेकर ईरान तैयार हो गया था। ये कहा था न्यूक्लियर जो सिविल यूज के लिए हम यूज करेंगे, बम नहीं बनाएंगे। वो तो पहले से कह रहा है सिविल के लिए, नहीं सर सुन तो लिए, इनरिच्ड न्यूक्लियर जो है वो यूरेनियम जो है वो हम IAEA को सौंप देंगे। ये भी उसने कहा और ये भी कहा था कि हमको हमला न करने की इंटरनेशनल गारंटी मिलनी चाहिए, जो गारंटी सर आप दोनों की बात इसलिए सही है कि सारी बिंदुओं पर सहमति होने के बाद केवल ये एटॉमिक वाले पर अगली बैठक में तय वाले पर अगली बैठक थी, लेकिन फिर भी जो था इनरिच यूरेनियम सौंपने की बात नहीं थी। उसने कहा था AII को हम निरीक्षण कराने को तैयार है। मेरा एक हस्तक्षेप इसमें ले लीजिए। तैयार तभी था ईरान ना, क्योंकि उसके पास कुछ था नहीं। प्रतीक्षा, इसमें एक छोटा सा हस्तक्षेप सिर्फ इतना सा है कि जितना भी उस समझौते से बाहर आया वो लिखित नहीं, वर्बल आया है, बयान है, और वो बयान ये तस्दीक करते हैं कि ईरान वहां पहुंचा था जहां शायद पहले कभी नहीं पहुंचा था। उसको डरा दिया गया था और उस डर से उसने सोचा कि मेरी सत्ता चली जाए, मैं ही मर जाऊं, राष्ट्र ही खत्म हो जाए, इससे अच्छा कम से कम कुछ शर्तें। ऐसा शाब्दिक आया है, सब जो मतलब बोला हुआ आया है, लिखित नहीं आया। लेकिन फिर भी अगर सचमुच ईरान वहां पहुंचा था और उसके बाद भी ये हमला हुआ है तो फिर ज्यादा, जो मैं शुरू से कह रहा हूं, ये ज्यादा अपराधी हैं दुनिया को युद्ध में धकेलने के। पश्चिम एशिया की ये जंग जो पिछले 36 दिनों से जारी है और उसका असर पूरी दुनिया पर दिख रहा है। भारत ने कूटनीतिक जो स्ट्रैटेजी थी वो शुरुआत से ही कुछ इस तरीके की बनाई थी कि बहुत ज़्यादा असर भारत में नहीं है, लेकिन बहुत लंबे समय तक अगर पश्चिम एशिया की ये जंग चलती रही तो भारत भी इससे अछूता नहीं रहेगा। बहुत ज़रूरत है, जिस तरीके से जो क्लोजिंग स्टेटमेंट था सरकार, उन्होंने कहा कि बहुत ज़रूरत है कि इस सनक को तोड़ा जाए, इस सनक को खत्म किया जाए। इस सवाल के साथ कि संयुक्त राष्ट्र संघ क्या कर रहा है, फिलहाल इस चर्चा को यहीं विराम देती हूं। बहुत शुक्रिया आप सबका खबरों खिलाड़ी देखने के लिए, आप तमाम मेहमानों का भी बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, जरूर आइए।